हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज है हमारे पॉलिटी के शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इससे पहले जो हमने 7 लेक्चर्स कवर किए हैं उसमें हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसके अंडर आते हैं वो भी हमने सारे पढ़ लिए हैं। एंड अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप हमारी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो आज का जो लेक्चर है वो आज आपको पूरा समझ में आने वाला है एंड आपको ज़रूर मजा आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स एक्चुअली होते क्या है? अमेंडमेंट का लिटरल मीनिंग होता है होता है चेंज या एडिट या फिर किसी को ओमिट करना। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं, किसी चीज़ को उसमें जोड़ना चाहते हैं, देन उस चेंज को हम कहते हैं अमेंडमेंट। एंड क्योंकि ये अमेंडमेंट हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है कि साउथ अफ्रीका से लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है। एंड इसकी चर्चा हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताई गई है अंडर पार्ट नंबर 20, जो कि आर्टिकल 368 हमें बताता है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। एंड जो अमेंडमेंट करने की पावर होती है वो किसके पास होती है? वो होती है पार्लियामेंट के पास। एंड पार्लियामेंट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सिंपल मेथड से कर सकता है, वो है जो कि है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, और अगर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर इसके लिए वोट कर देते हैं तो वो भी हमारा एक मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाने के लिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो CAA लिखा गया है उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 1951 में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया था तो आप लोग बताएंगे इट इज़ इन 1951, जिसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 एड ऑन किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 और 9th शेड्यूल ये भी एड ऑन किया गया था। इन तीनों चीज़ों में से जो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 9th शेड्यूल, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रीवियस जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे? 8 थे। लेकिन हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जो है 9th शेड्यूल ऐड किया गया। यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जो ऐड किया गया वो था 9th शेड्यूल, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। एंड आपको तो पता ही है कि धीरे धीरे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते गए और अभी हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। एंड इसके बारे में भी हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं। नाउ हम यहाँ पर आपको टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है वो सारे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो ही पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखा हमने, उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 का देखेंगे, जिसमें क्या हुआ है, द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स इनटू अ पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। यानी कि यहाँ पर स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। And ceased henceforth part C states were redesignated as union territory। एंड इसके बाद क्या किया गया है, पार्ट सी का जो स्टेट्स कंसिडर किए गए थे, यानी कि पार्ट सी को जिन स्टेट्स में बांटा गया था उन पार्ट सी को एक नया नाम दे दिया गया है। उन पार्ट सी स्टेट्स को नाम दे दिया गया है यूनियन टेरिटरीज। यानी कि यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट अगर आप पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट वो हमारा किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हुआ है हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं वहीं तो हमें मिलता है 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। इट रेज्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 60 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में, जहाँ पर हमारी जो सिंधी लैंग्वेज है वो इंक्लूड की गई थी एज द 15th रीजनल लैंग्वेज, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में आती है। 8th शेड्यूल आपको पता है लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर इनिशियली हमारे पास सिर्फ 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेजेस कह सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई थी। बट आफ्टर द 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 सिंधी लैंग्वेज को भी एड ऑन करा गया है। एंड सिंधी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज बन गई है? वो बन गई है 15th हमारी रीजनल लैंग्वेज। एंड जो लैंग्वेजेस का जितना भी जो प्रोविजंस है वो सारे 8th शेड्यूल में आते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ ही लिया है उसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है वो है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971।
It formed a parliament power to amend any part of the constitution including fundamental rights by amending article 368 and 13. यानी कि ये बताता है हमें कि हमको ये नॉट हमको ऑब्वियसली ये जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को पावर दी गई है जिससे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं? बाय अमेंडिंग आर्टिकल 368 एंड 13। अब क्योंकि 368 आर्टिकल किसके बारे में बताता है? हमें अमेंडमेंट के बारे में बताता है। अगर क्योंकि ये अमेंडमेंट के बारे में बताता है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का कोई भी प्रोविजंस हमारे जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था, एंड इसीलिए हम अगर आर्टिकल 368 को ही अगर हम अमेंड कर देते हैं तो हमें फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर मिल जाती है। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर दे दी गई 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1971 में, जिससे वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? जो लोकसभा की जो सीट्स थी वो 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई, एंड जो यूटीज का जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन था वो 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। यानी कि लोकसभा में जो स्टेट्स की जो सीट्स थी वो तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज का जो भी योगदान था, जो यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी सीट्स थी उनको कम कर दिया गया, 25 से कर दिया गया 20 सीटें उनके लिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। इसको क्या किया गया? इधर जो सिक्किम हमारा जो राज्य है, जो स्टेट है, उसको फुल फ्लेज्ड 22nd स्टेट का दर्जा दे दिया गया हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में। यानी कि जो सिक्किम स्टेट था वो 1975 से पहले हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, यानी कि हमारे कंट्री इंडिया में इंडिया का पार्ट नहीं था। ये सिक्किम कब पार्ट बना है इसका? 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है तब। एंड ये कौन सा राज्य बना है? ये बना है 22nd स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ भी सकता है कि जो सिक्किम है वो हमारा इंडिया का जो स्टेट है वो कब बना? 1975 में। ये कौन सा स्टेट था जो हमारे इंडियन यूनियन में मिल गया है? तो वो था 22nd स्टेट। 22वां राज्य था जो सिक्किम, वो हमारे 1975 के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 36, उसके द्वारा हमारे इंडिया में मिल गया है। पहले ये तिब्बत या चाइना के अंडर में था, उसके बाद ये हमारे इंडिया के यूनियन में मिल गया है। Now moving on to the 42nd Constitution Amendment Act of 1976. It incorporated the words socialist, secular and integrity in the preamble. इसने क्या किया? 42nd Constitution Amendment Act के थ्रू क्या हुआ? जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड्स थे वो हमारे प्रीएम्बल में एड ऑन किए गए। उससे पहले यानी कि 1976 से पहले ये 3 वर्ड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ओके, एंड इससे जुड़ा हुआ एक अभी जो कह सकते हैं विवाद भी आप लोग देख सकते हैं कि जब अभी जो न्यू हमारी पार्लियामेंट बनी है वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने सभी को सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको ओरिजिनल कॉपी ऑफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी है एज अ फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि वो ओल्ड पार्लियामेंट से न्यू पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। बट कुछ एक ऐसा कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा है वो उठ रहा है कि हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक या कॉपी जो दी गई है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में, उसमें ये सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वाले वर्ड्स नहीं है। तो इस पर रूलिंग पार्टी का कहना है कि हमने जो नया और अमेंडेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं दिया है एज अ फेयरवेल गिफ्ट, बल्कि जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको सभी लोगों को गिफ्ट किया गया। एंड इसका पूरा मामला क्या है उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, आप लोग आई होप न्यूज देखते होंगे तो वहां पर आपको ये सारी जो चीज है वो मिल जाएगी वहां पर। आगे बढ़ते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसने क्या चेंज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन पार्ट 4A, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया पार्ट 4A के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd CAA के बाद ही 1976 में। ओके, नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा बड़ा बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स के ओवर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द मेन फंक्शनरीज फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा। ओके, किसके द्वारा बनाया गया ये सब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ये सारे चेंजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए हैं। और क्या चेंजेस आए हैं? इट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टू द होल ऑफ इंडिया।
प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं कि हमारे देश में देश के किसी भी हिस्से में या फिर कंप्लीट पूरे देश में कभी भी इमरजेंसी की घोषणा वो कर सकते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और क्या चेंजेस आए हमारे, वो है लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो टेन्योर था वो इंक्रीज करके 6 इयर्स कर दिया गया, दोनों का, लोकसभा का भी और स्टेट असेंबलीज का भी। ठीक है, एक साल बढ़ा दिया गया, 5 साल था लेकिन 1 साल बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, 6 साल बढ़ाकर कर दिए गए टेन्योर, जो उसका समय सीमा थी, उसका जो समय काल था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उससे पहले हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपसे कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब एड ऑन हुई एंड किस पार्ट को जोड़ा गया जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज आई है हमारे। एंड द सेकेंड इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वाला वर्ड्स जो थे प्रीएम्बल में वो कब एड ऑन हुए। एंड दिस इज द ओनली मूवमेंट कि प्रीएम्बल जो हमारा है वो एक ही बार अमेंड हुआ है, और कब अमेंड हुआ है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इससे पहले या इससे बाद में अभी तक भी प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया गया है। सो इट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बता दी है। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से उठा करके हमारे ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया गया एज न्यू आर्टिकल 300A। यानी कि एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 300A, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले एक 7th फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1978 में। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसने क्या किया, 10th शेड्यूल एड ऑन हुआ। 9th शेड्यूल हमने देख लिया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा जो 9th शेड्यूल था वो एड हो गया था, बट उसके बाद कोई भी और शेड्यूल ऐड होने के लिए कब तक, कितना समय लगा, 1951 से लेकर 1985, कितना 30 से ज्यादा वर्ष लगे, तब जाकर हमारे पास एक और शेड्यूल एड ऑन हुआ, 10th शेड्यूल, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमें बताता है, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में एड ऑन किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, जिसमें इट ब्रॉट अबाउट एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 326 फॉर द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यानी कि ये जो आर्टिकल 326 है, जहां पर इलेक्शंस के बारे में बताया जाता है, काफी इलेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी है, इलेक्शन कमीशंस के बारे में जानकारी है, तो इसमें अमेंड करते हुए उन्होंने जो वोटिंग एज थी लोगों की, वो 21 साल से लेकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि 21 साल जो पहले वोटिंग एज थी उसको घटाकर अब 18 साल कर दी। यानी कि अब जो हमारी वोटिंग एज है वो कितनी है, 18 ईयर्स है। पहले कितनी हुआ करती थी, 21, बट आफ्टर 1988 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये 18 साल कर दी गई। नेक्स्ट इज 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसने क्या किया, इसने आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल 368 को ऑल्टर किया, जिससे इसमें क्या इंक्लूड करा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। यानी कि आर्टिकल 54 को इसने चेंज किया थोड़ा सा, आर्टिकल 368 को भी चेंज किया, जिसकी वजह से वो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पौंडीचेरी को लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर पाए वो। ओके, इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ताकि वो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उसमें भाग ले सकें। कौन, 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, that is 71st Constitution Amendment Act of 1992. It included Manipuri, Konkani, Nepali and languages in the 8th schedule. Okay, अब हमने क्या देखा था कि सिंधी लैंग्वेज एज अ 15th लैंग्वेज एड ऑन की गई है। उसके बाद जो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली इसको भी एड ऑन किया गया है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1992। कहां पर, 8th शेड्यूल में ही। Now moving on to the 73rd Constitution Amendment Act of 1992, जिसमें पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्टैब्लिश किया गया एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। उसके बाद 11th शेड्यूल ऐड किया गया टू डील विथ इट।
ठीक है। 11th शेड्यूल को इसी वजह से ऐड किया गया, किसकी वजह से, पंचायती राज की वजह से, जिसमें 11th शेड्यूल में हमने देखा था ना पंचायती राज सिस्टम आता है, एंड 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज। तो 11th शेड्यूल को ऐड किया गया क्योंकि हमें पंचायती राज लाना था, एंड पंचायती राज का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उसके बाद उसमें 11th शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज आता है। ठीक है। उसके बाद इंसर्टेड पार्ट 9 कंटेनिंग आर्टिकल्स 243 एंड 243A। उसके बाद पार्ट नंबर 9 को भी एड ऑन किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें आर्टिकल 243 और 243A को एड ऑन किया गया। बट इट इज इनेक्टेड ऑन 24 अप्रैल 1993। ये सारे जो चेंजेस थे वो कब कर तो दिए थे उन्होंने 1992 में, बट ये इसका जो फंक्शंस था, जो इनेक्टमेंट था, वो 24 अप्रैल 1993 में ही हुआ। नाउ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, 1992 में ही 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी to municipalities by inserting part 9A containing articles 243P, 224(3), Z3 and the 12th schedule which deals with the items concerning municipalities। यानी कि पार्ट नंबर जो हमारा 9 था वो फर्स्ट आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया। पार्ट नंबर 10 भी हमने ऊपर देखा। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 11 जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को एड ऑन किया गया, जिसकी वजह से, एंड फिर क्योंकि हमें म्युनिसिपैलिटीज का कॉन्सेप्ट भी लाना था तो हमने उसके लिए शेड्यूल नंबर 12 को भी एड ऑन किया। एंड इसी तरीके से ये भी जो इनेक्टेड था वो 1993 में ही इसका इनेक्टमेंट हुआ, यानी कि जो लागू ये सारी जो चीजें हुई हैं म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज सिस्टम की, वो 1993 में ही हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब हम आ जाते हैं 2000s में, जहां पर एक न्यू आर्टिकल को एड ऑन किया गया है जो कि है 21A, which makes the right of education for children of the age of 6 to 14 years as a fundamental right। यानी कि 21 तो हमारे पास आर्टिकल था ही एज अ फंडामेंटल राइट, बट 21A को जोड़कर हमने राइट टू लाइफ में ही एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक है, उनके लिए जो एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी बना दी गई है, एंड उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। किसके थ्रू? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। और उसके बाद एक और चेंज किया गया है इसके थ्रू, अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी टू पार्ट 4 आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और नई जो फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल 51A में जोड़ी गई है। ओके, एंड वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। It amended the 8th schedule of the constitution and has inserted 4 new languages in it, namely Bodo, Dogri, Maithili, Santhali, and after this, total number of constitutionally recognized official languages has become 22। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8th शेड्यूल तक ही हमारे पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, जिसमें 8th शेड्यूल किससे डील करता है? लैंग्वेज से डील करता है। एंड ओरिजिनली हमारे पास जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो थी 14, बट धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो एड ऑन होती गई, जिसमें से सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो एड ऑन हुई, वो कौन सी थी? सिंधी लैंग्वेज थी, 15th लैंग्वेज थी। उसके बाद हमने मणिपुरी, कोंकणी एंड उसके ऊपर देखी। अब उसके बाद ये 3 लैंग्वेजेस के बाद भी कौन सी एड ऑन हुई? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये 4 और लैंग्वेजेस एड ऑन हुई, एंड इसके बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो हमारे पास कितनी हो गई? अब 22। अभी भी हमारे पास 22 लैंग्वेजेस ही हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट जो वर्क हुआ हमारे पास लैंग्वेजेस का एड ऑन कब हुआ? 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में। Now moving on to the 101st Constitution Amendment Act, that is on 2016। 2016 में 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो 122nd अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये 122nd यानी कि 122 अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो आया ऑफ इंडिया, ऑफिशियली नोन एज द 101st अमेंडमेंट एक्ट। एंड ऑफिशियली इसको किस नाम से बुलाया जाता है? 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 2016 introduced National Goods and Services Tax in India from July 1st, 2017। यानी कि नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। जीएसटी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब एड ऑन किया गया? वो एड ऑन किया गया 2016 में। बस इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था? फ्रॉम 1st जुलाई 2017, यानी कि 2017
1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया, बट इसको पार्लियामेंट में पास कब कर दिया गया था? 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, एंड ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 249। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि ये अभी आपका रिसेंट भी है एक तरीके से और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के लिए। 102nd Constitutional Amendment Act of 2017, it gives the constitutional states to National Commission for Backward Classes, that is NCBC, and inserts a new article 338B and 342A which deal with composition of NCBC and etc. यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, यानी कि संवैधानिक स्तर जो स्तर है इसका वो बना दिया गया है। एनसीबीसी का जो इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे बैकवर्ड क्लास यानी कि SC/ST के लिए यूजफुल है, और इसको एक और नया आर्टिकल एड ऑन किया गया जो कि था 338B एंड 342A, जिसमें वो एनसीबीसी वो डील करता है। इन्हीं दो आर्टिकल्स के थ्रू एनसीबीसी डील करता है। Now moving on to the 103rd Constitutional Amendment Act of 2019, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS वाले सिटीजन्स को, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 4 and 5 ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है उसमें जो भी मेंशन्ड क्लासेस हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात जो कही गई है। यानी कि अभी अगर आप कोई भी अपने एग्जाम्स के फॉर्म भरते होंगे, एग्जामिनेशन के फॉर्म्स, तो अभी आप वहां पर देखते होंगे कि कुछ कैटेगरीज बढ़ गई हैं। जैसे कि आपके पास जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड की कैटेगरी पहले भी थी, SC ST OBC की पहले भी थी, बट एक जो नई कैटेगरी आपके पास एड ऑन हो गई है वो है EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरीज वालों के लिए है। एंड थोड़ी सी आई थिंक आई एम नॉट श्योर ऑन दिस कि इसमें ओबीसी वाले भी कुछ एलिजिबल होते हैं कुछ अलग कास्ट में, जहां पर ये जो कौन सी क्लासेस इसमें इंक्लूडेड है, कौन सी इसमें कह सकते हैं कंसिडरेबल है, कौन सी नहीं है, वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में बताई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो 10% रिजर्वेशन की जो बात कही गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वो कब लागू हुई थी? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में ही। नाउ 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? इसमें अबॉलिशन ऑफ सीट्स देखने को मिलती है किसकी? एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। इससे पहले जो 2 एंग्लो इंडियंस थे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते थे वो डायरेक्टली इलेक्ट हो जाते थे हमारे लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, बट आफ्टर 2020 यानी कि 2020 के बाद एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में डायरेक्टली जो सीट्स मिलती थी प्रेसिडेंट की थ्रू, जो प्रेसिडेंट बता देते थे उसके थ्रू, तो वो अब मिलना बंद हो गई है, अबॉलिश कर दी गई है ये चीज। ओके, किसके थ्रू? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू। नाउ we'll move on to the last, I think this is the last constitution amendment act of our today's video, which is 105 constitution amendment act of 2021, जो कि 15 अगस्त से लागू किया गया। इसमें क्या बताया गया है? पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। इसमें जो स्टेट को पावर दे दी गई है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं। ओके, सो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं वो स्टेट अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। सो ये पावर दे दी गई है उनको 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कब? 2021 में, एंड 15 अगस्त से ये जो है वो लागू कर दी गई है 2021 में ही। एंड अभी जो रिसेंटली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है वो है विमेन रिजर्वेशन बिल का, जिसको ऑफिशियली तो नहीं, इट इज 128th कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 128वां जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल है हमारा, अमेंडमेंट बिल है, वो पास कर दिया गया है। दोनों पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साथ भी ये साइन होकर आ चुका है, जिसको क्या नाम दिया है हमारे जो सरकार ने, उसको क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ रिसेंटली जो हमारे अमेंडमेंट हुआ है न्यू पार्लियामेंट में, जहां पर स्पेशल सेशन के थ्रू, ये जो 5 दिन का स्पेशल सेशन चला था ओल्ड पार्लियामेंट में और न्यू पार्लियामेंट में। पहले ये ओल्ड पार्लियामेंट में 2 दिन चला, उसके बाद 3-4 दिन फिर ये न्यू पार्लियामेंट में सेशन चला, जिसके थ्रू जो हमारा नया जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा विमेन्स को इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, हर जगह। ओके, सो दिस इज आई थिंक ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ है, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
एंड ऐसे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।